चलिए आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ और ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है, इसको आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फ्लक्स बहुत इम्पोर्टेंट है गॉस लॉ को समझने के लिए। और इसको इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, इसमें आपको डायरेक्ट फील आएगा। इसमें हम प्रूफ करेंगे गॉस लॉ का और इसके वेरियस एप्लीकेशंस का। ठीक है, वेरियस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बोर्ड एग्जाम में ये एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको ले चलते हैं स्क्रीन की तरफ, तो आप जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आसान है। तो ये करते हैं गॉस लॉ, गॉस। ठीक है, तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। बहुत आसान है। यो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी सरफेस से, क्लोज सरफेस से अगर पास होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फाई से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट आप देख लेंगे। इट स्टेट्स दैट, गॉस लॉ का, इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the net electric flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the surface। तो ये हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है किसका, नेट चार्ज का। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से लिख देंगे। नेट फ्लक्स क्या होता है, फाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू, और ये देखिए क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, इसके लिए हम यूज करते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ds इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, टाइम्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज Q। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। गॉस लॉ क्या होती है, फाई E इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस का जो लॉ है वो बहुत आसान है और इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. The formula is phi equals to closed integration E dot ds equals to 1 upon epsilon naught dot q, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q upon epsilon naught। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो जो हमारी सरफेस होती है वो कैसी होती है, इमेजिनरी सरफेस होती है। ठीक है, इसको हमने इमेजिन किया होता है, और इसके लिए चूँकि इमेजिनेशन है तो इसके लिए कोई भी मटेरियल बॉडी को की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मटेरियल बॉडी। और इस प्रकार की जो सरफेस होती है जो गॉस लॉ को फॉलो करती है, गॉस लॉ के सारे लॉज को ओबे करती है, तो उस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन surface. The surface which follow the Gauss law
इज़ नोन एज गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ऐसी सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऐसी सरफेस जिस पर गॉस लॉ अप्लाइड होता है। तो क्लोज सरफेस on which Gauss law is applied is called a Gaussian surface। इस सरफेस को क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि गॉस लॉ में क्या क्या खास बातें हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खास बातें देख लेते हैं, फिर इसको प्रूफ करेंगे गॉस लॉ कैसे प्रूफ किया जाता है। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस लॉ। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं इनको आप देख लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, हम अगर इसको कूलॉम्स लॉ से कंपैरिजन करें तो देखो दोनों में क्या सिमिलर चीज़ आएगी। तो इसको आप लिख लेंगे, इट इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ कूलॉम्स लॉ में भी होता है और गॉस लॉ में भी होता है। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस। तो जो इनवर्स स्क्वायर होता है वो किसका होता है? डिस्टेंस का होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 1/r²। एच इंक्लूडेड in Coulomb's law, thus violation of Gauss law means violation of कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो ये बहुत आसान बात है। दोनों के दोनों जो लॉ हैं, कूलॉम्स लॉ और गॉस लॉ, ये किसको फॉलो करते हैं या किसको वो भी करते हैं? इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस। मीन्स टू से दोनों में कॉमन बात क्या है? 1/r²। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो इन प्रिंसिपल Gauss law can be used to find electric field due to any distribution of charge, but in practice it is used where the charge distribution exhibits cylindrical, spherical or plane symmetry। तो सेकंड पॉइंट में बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। गॉस लॉ जो है वो इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना, या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी भी शेप का हो। बट प्रैक्टिस में जो हम यूज़ करते हैं डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वो क्या क्या आप ले सकते हैं? सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, या कोई प्लेन सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल में, मतलब प्रैक्टिस में, जनरल लाइफ में इसको जब करके देखा गया तो इनके साथ ही गॉस लॉ जो है अप्लाइड होता है। ठीक है, बाकी इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी शेप का निकाल सकते हैं। तो हम
अपने सिलेबस में ये चीज़ें पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस में, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट, मस्ट बी रिमेंबर, वो आपको होना चाहिए, द चार्ज और द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोल सकते हैं आप, द चार्ज या फिर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मे बी located anywhere, इसको आप कहीं भी दर्शा सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर, इनसाइड द क्लोज सरफेस, इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, तो इस बहुत आसान बात है, आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। दिस लॉ मीन्स गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, ऑफ एनी शेप, तो ये कैसी भी शेप हो और क्लोज सरफेस कैसी भी हो उसके लिए सही है, ठीक है। इसको बिल्कुल सही माना गया, सही इसके रिजल्ट्स आए हैं, तो ये देख लेंगे, ठीक है। किसी भी शेप का हो या फिर किसी भी साइज का हो। अगला पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, the Gaussian surface cannot pass through any discrete charge. It is because, ये क्यों होता है, देखिए कारण समझ लेते हैं इसको। इट इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए discrete charge, is not well defined at the location, किसकी लोकेशन, ऑफ द चार्ज की लोकेशन के लिए वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, डिस्क्रीट चार्ज के लिए। However, the Gaussian surface can pass through a continuous distribution. अगर ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब नहीं अप्लाई होता है, ये मतलब गॉसियन सरफेस कैन नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज, तो फिर किसके लिए होगा, कंटिन्यूस चार्ज के लिए, ठीक है। क्यों नहीं होता, इसका रीज़न आप देख पा रहे हैं। इट इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क्रीट चार्ज इज़ वेल डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो इसको क्या ले लें, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो
तो देखते हैं अगला पॉइंट। ये 4 5 6 7 पॉइंट हम तैयार कर लेंगे। इम्पोर्टेंट लॉ है ये और एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इज़ नॉट वेल डिफाइंड, तो चार्ज ये क्या लिख देंगे यहाँ, इज़ नॉट वेल डिफाइंड मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। इज़ नॉट वेल डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ द चार्ज, तो ये इसका मेन कारण है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरफेस गॉसियन सरफेस मानी जाती है, ठीक है। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट, और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे इन गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर ए, किसके लिए होता है, फॉर ए क्लोज्ड surface, for a closed surface the electric field को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ई से, each due to all the charges present inside H well as outside, तो जैसे इनसाइड है ऐसे बाहर, आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस बट द टर्म Q means charge only represents the total charge inside the closed surface। तो आप ये समझ गए, जो हमारा गॉस लॉ है वो किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस कारण होता है, ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, जैसे बाहर है या अंदर है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। बट द टर्म Q ओनली रिप्रेजेंट्स द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है। तो Q जो है वो क्या शो करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल चार्ज है अंदर किसी सरफेस के, वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे क्या हम कंक्लूजन निकालेंगे, हेंस द चार्ज represents present outside, जो बाहर चार्ज है मतलब किसके, द क्लोज्ड सरफेस makes no contribution, मतलब बाहर जो भी चार्ज है उनका कोई रोल नहीं रहता है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है, टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है, इसको आप ज़रूर याद रखें। थ्रू द सरफेस, तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और इनको आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को प्रूफ कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, तो इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी होगी, ठीक है। तो सपोज दैट ये मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है, ये मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है और इसके सेंटर को आप क्या मान लें, ओ मान लें। सपोज दैट इस सेंटर पर एक हमारा एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो बताइए ये जो सेंटर से डिस्टेंस होती है इसकी सरफेस पर, ये क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये एक स्फीयर हमने मान लिया, ठीक है।
और इसकी जो सरफेस है उस सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट, इस सरफेस का छोटा सा एलिमेंट हम कंसिडर कर लेंगे और इस एलिमेंट को आप क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ds, अ लिटिल सरफेस। ठीक है, ds मीन्स ए लिटिल सरफेस। इस पूरी सरफेस का जो छोटा पार्ट है वो ds से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, आउटसाइड। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेफ है, सेम है मतलब। ठीक है, तो अगर ये दोनों की डायरेक्शन सेम है तो देखते हैं, आपको निकालना है, गॉस लॉ प्रूफ करना है। तो इस तरीके से देखिए कैसे करेंगे। तो ये जो सरफेस है इसको क्या बोलते हैं लोगों, ये सरफेस को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। और चूंकि ये सरफेस कैसी है, स्फेरिकल है, तो उसको क्या बोल देंगे, स्फेरिकल गॉसियन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा फिगर बन के तैयार हो जाता है और ये हमने सब कंसीडर किया। ये इसकी आर होगी रेडियस और इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड टू द सरफेस और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये ds हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, थ्रू दिस सरफेस। और ये सरफेस पूरी एक साथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो मैंने ये एलिमेंट कंसीडर किया है तो इस सरफेस एलिमेंट से जो फ्लक्स होगा वो आपको निकालना है। तो इस एलिमेंट को ले लेंगे सरफेस एलिमेंट इस तरीके से। ठीक है, तो इस सरफेस एलिमेंट पर क्या फ्लक्स होगा ये आपको निकालना है। तो चूंकि ये छोटा सा सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिखेंगे, डी फाई, लिटिल अमाउंट ऑफ सरफेस, मतलब सरफेस एलिमेंट से जो फ्लक्स गुजरेगा। तो डी फाई ई इज द रिप्रेजेंटेशन। तो फाई के लिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, eds cos थीटा। अब देखिए ds की जो डायरेक्शन है वो आपको दिख रही है डायग्राम में, बाहर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपको दिख रही है बाहर की तरफ है, दोनों पैरेलल हैं। तो थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो अगर ये 0 डिग्री आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा आपको, cos 0 की वैल्यू। तो cos 0 की वैल्यू आप अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा EDS cos 0। तो क्या आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो EDS आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, फ्लक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं अगर इस छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स निकाल चुका हूँ तो मैं इसका इंटीग्रेशन करके इस पूरी सरफेस का जो है फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ ये क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वो हम प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम इसको सॉल्व करके लेके आएंगे। तो देखिए फाई ई जो वैल्यू है वो आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, तो ये हमने निकाली है। जो फाई है, फाई ई है वो क्या है, फ्लक्स है, और फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इसका फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा मैंने, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो इंटीग्रेशन होगा वो किसका होगा, सरफेस का होगा, क्योंकि मेरे को ये सरफेस का या एलिमेंट लिया, इसका आप जो है इंटीग्रेशन करके नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देखो इस तरीके से। तो इसको आप सॉल्व कर लें, ये है E और ये है
ये है हमारा ई और ये है हमारा डी एस, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ई को आप बाहर ले लें इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन हो जाएगा सरफेस का, और ये जो सरफेस का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या होता है, देखो एरिया निकाल लेंगे स्फीयर का, क्या होता है एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया आपका। तो आगे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वी नो दैट। तो आप इसको अप्लाई कर देंगे, देखो ई वी नो दैट, वी नो दैट क्या आप जानते हैं, ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमको याद है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो इस फार्मूले से आप इस वैल्यू को यहाँ इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको लगाऊंगा तो देखो क्या हो जाएगी, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे इसको। ये मेरे पास जो रिलेशन आया वो क्या आया, फाई ई इक्वल्स टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। और आप क्या करें, फार्मूला अप्लाई करें, अप्लाई फार्मूला, अप्लाइंग फार्मूला फॉर ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देखिए लगा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, ये बचा क्यू और ये क्या बचा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई ई इक्वल्स टू क्या आ गया, फाई ई इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखें कि मैंने यहाँ से सॉल्व किया, फाई इक्वल्स टू फॉर्मूला था क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है, ये फार्मूला था। अब मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया सॉरी। तो इंटीग्रेशन करने पर फार्मूला लगा दिया मैंने, स्फेरिकल सरफेस है तो उसका एरिया फार्मूला लगा दिया, क्या लगाया 4 पाई आर स्क्वायर। और आपने सिंपली क्या कि ई की वैल्यू पुट की, देखो यहाँ ई की वैल्यू आपने इस जगह पुट की, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस बात को प्रूफ कर चुके हैं। देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो फाई ई की वैल्यू है वो आपने कहाँ से स्टार्ट की, ये स्टार्ट की थी, क्या थी, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी एस ई डॉट डी एस। और इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिला, इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारी क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, गॉस लॉ होती है, ठीक है। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो गॉस लॉ क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। तो 1 एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज क्यू, ये आ गया हमारा, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इस तरीके से आसान हमने इसको प्रूफ कर दिया आसानी से, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे हैंस। तो ये गॉस लॉ का प्रूफ था। और इसके बाद एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम गॉस लॉ के, और बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, और 5-6 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में होते हैं। और इन एप्लीकेशंस के बिहाफ पर आप जो है आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एप्लीकेशंस, गॉस लॉ के एप्लीकेशन जो हैं
न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़फुल है, और कोई ना कोई एक डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलता है, ठीक है। और ये कंसेप्ट आपको ज़रूर क्लियर होनी चाहिए। तो ये बहुत आसान था गॉस लॉ का प्रूफ। आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो अलग अलग कंडीशंस में ये जो है एप्लीकेशंस हैं। तो इसका पहला देखते हैं डेरिवेशन, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे कूलॉम्स लॉ से गॉस लॉ प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो उसको लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस थ्योरम लिख सकते हैं। तो ये डेरिवेशन आपको करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इट इज़ वेरी इजी। तो इसको आप करने के लिए सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो ये मेरे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, एंड लेट अस कंसीडर इसका जो सेंटर है वो O है, ठीक है। और मैंने इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैंने मान लिया Q1। और इसकी जो सरफेस है, ये मैंने इसका सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो ये जो सरफेस है मेरे पास, छोटा सा एलिमेंट, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ds नॉर्मल टू द आउटवर्ड ऑफ द सरफेस, ठीक है। और ये जो आपके पास सेंटर से डिस्टेंस रहती है सरफेस की, उसे आप r कंसीडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू द चार्ज एट सेंटर O विल बी आउटसाइड टू द सरफेस। तो E1 और ds की जो डायरेक्शन अब आपको इस तरीके से मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चार्ज हम कंसीडर करेंगे इसकी सरफेस पर, जिसको हम नाम दे देंगे Q2। तो Q2 इज द अनदर चार्ज विच लोकेटेड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो डेरिवेशन करना है आपको गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ में, मतलब कूलॉम्स लॉ आपको प्रूफ करना है फ्रॉम द गॉस थ्योरम, ठीक है। तो ये पहला जो एप्लीकेशन माना जाता है, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम गॉस लॉ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ ऑफ गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम अभी प्रूफ कर चुके हैं, जिसमें जो एरिया वेक्टर ds है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों देखो पैरेलल हैं। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज Q1। तो E1 ds क्या लिखेंगे, थीटा इज 0 डिग्री इक्वल्स टू, ये जो चार्ज है वो Q1 है क्योंकि E1 लिया है, पहले चार्ज के कारण पहला इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। E1 आप बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरी सरफेस आ जाएगी, और पूरी सरफेस का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, E1 इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अभी सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है। E1 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो E1 का फार्मूला यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यही होता है, हम जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 या Q अपॉन r स्क्वायर। अब देख लीजिए, जो कूलॉम्स लॉ है वो किसके लिए होता है, फोर्स के लिए, फोर्स, इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस।
तो फोर्स के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब आप फोर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक चार्ज यहाँ रखा है सेंटर पर, एक चार्ज यहाँ रखा है, तो दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा। तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो सेकेंड चार्ज Q2 इंटू ई, तो ये लगा देंगे। E1 के लिए हम फार्मूला ये बना चुके हैं, तो इसको आप कहाँ लगा दें, इस जगह लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको तो लिख दीजिए, आ गया, देखो यही होता है कूलॉम्स लॉ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, जिसको हम कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं, जो कि होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, इसको लिख देंगे, दिस इज कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। तो ये हमारा कूलॉम्स लॉ होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेशन जिसमें हमने क्या किया, गॉस लॉ से कूलॉम्स लॉ को प्रूफ किया। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी, इसको आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या निकालना है, एक चार्ज आपको सेंटर पर लेना है, एक चार्ज आपको सरफेस पर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, और फोर्स वाले इस फार्मूले में जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वैल्यू पुट कर देना है, और आपको फोर्स के लिए फार्मूला बन जाएगा, जो कि फोर्स का फार्मूला होता है कूलॉम्स लॉ के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और जो गॉस लॉ होता है वो क्या होती है, ये होती है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई। ठीक है, फ्लक्स अभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेसिकली काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस तरह से आप जो है एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, अभी इसके कुछ और एप्लीकेशंस हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व इट, और कमेंट सेक्शन में जाकर इसका सही आंसर आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप जो है सॉल्व करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है IIT JEE में आ चुका है, IIT JEE का क्वेश्चन है, और इसको आप देखो इस प्रकार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, टू स्मॉल balls having equal पॉजिटिव चार्ज, दो बॉल हैं छोटी और उन पर क्या है, इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, और उस चार्ज को Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q कूलम का चार्ज है। ऑन ईच आर सस्पेंडेड बाय टू insulated string of equal length a limiter from a hook fixed to a stand. The whole setup is taken in satellite
into space where there is no gravity, where there is no gravity। तो यहाँ पर क्या वो ग्रेविटी नहीं है। स्टेट, ये क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ वेट लेसनेस then the angle between the string and tension in the string H। तो एंगल बताना आपको और क्या बताना, टेंशन बतानी है, ठीक है, एच। तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे और जो करेक्ट आंसर होगा उसको आप क्या कर देंगे, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर टाइप करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 180 डिग्री, एंगल की वैल्यू और टेंशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन, 90 डिग्री इज द एंगल एंड द टेंशन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ठीक है। सी ऑप्शन 180 डिग्री 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। और चौथा फोर्थ ऑप्शन 180 डिग्री 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QL अपॉन 4l स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। 4 ऑप्शन इस प्रकार से हैं आपके पास, और इसका आप करेक्ट आंसर निकालेंगे सॉल्व करके और इसको कमेंट सेक्शन में सेंड कर देंगे, ठीक है।